हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे हैं। उस क्रम में आज हमारा ये जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर जो हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ इतिहास के भी, जैसे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और ज्योग्राफी जिसमें हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं, उसके भी जो क्वेश्चंस हैं, मतलब घटना चक्र बुक्स के, उसको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। वो भी आप जाकर देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब राष्ट्रपति टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस घटना चक्र बुक में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। राष्ट्रपति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में राष्ट्रपति टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है यह आपको बताना है। चलिए, कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 53, और अनुच्छेद 53 के तहत ही संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। यह गलत है, क्योंकि एक आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 74 का 1, अनुच्छेद 74 के 1 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मतलब कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं जो है वो अध्यारोपित की गई हैं। तो ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग जो है वो अनुच्छेद 53 के 1 के द्वारा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और एक आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। मतलब इसमें जो जनता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसमें फिर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर जो है वो दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण भी आर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं है। आगे कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सम्मिलित हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं हैं, क्योंकि अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होंगे? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, हाँ बिल्कुल होंगे। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होंगे। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी होंगे। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव आवश्यक हो जाना चाहिए, यह बिल्कुल सही है।
आगे कह रहा है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने मतलब कि किसी भी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो स्थगित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल जो है वो अपूर्ण है। एक आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पद को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली जो है वो अधूरी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, यह बिल्कुल सही है, क्लियर है। क्योंकि देखिए राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत मूल्य है वो कैसे निकाला जाता है, ऊपर में होता है राज्य की जनसंख्या, फिर नीचे में होता है विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या और इंटू में 1000, इसी से तो निकालते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और कुल निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होने के कारण जो प्रत्येक विधानसभा सदस्य होते हैं मतलब एमएलए जो होते हैं उनका मत जो है वो मूल मत का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये गलत है। क्योंकि संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु जो हम लोग प्रयोग करते हैं सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग और उसके बटा में मतलब नीचे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य जो है वो सामान्य होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है। तो यह पहला जो है वो एक जो है वो सही है और दो जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, देखिए राज्य का मुख्यमंत्री जो होगा वो कब मतदान नहीं कर पाएगा, जब वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के मतलब कि विधान परिषद के सदस्य जो है वो मतदान नहीं कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री अगर उच्च सदन मतलब विधानमंडल का सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणांकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ग की जनसंख्या द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, तो यह जो है वो 1971 के जनगणना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 का जनगणना। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक में जनसंख्या से आशय जो है वो 1971 की जनगणना द्वारा है। ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था और अभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यह पूछ रहा है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की अर्हताओं का विवरण जो है वो अनुच्छेद 58 के 1 में किया गया है, ठीक है। और इसके अनुसार राष्ट्रपति की आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो, इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 58 के 1 में नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति पद के निर्वाचित की अर्हताओं जो 58 अनुच्छेद 58 का 1 है इसमें ये कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक होना आवश्यक है।
ठीक है, तो यह जो है वो नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। देखिए यह भी गलत है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो संसद मतलब राष्ट्रपति को संसद यानी राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ संसद का सदस्य गलत है, यहाँ लोकसभा का सदस्य होता तब बिल्कुल सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो सही है और पहला और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखिए परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता जो है वो छोड़नी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 59 का 1। 59 के 1 में यह कहा गया है कि यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो है वो राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में वो जो है वो अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यह करता है अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है यही राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो देखिए अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होना तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो किया गया निर्णय है वही अंतिम और मान्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना हुआ रहता है। पदावधि जो है वो अनुच्छेद 56 के 1 में इसका विवरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 56 के ए का क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और उपराष्ट्रपति जो है वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद जो है हमारे अनुच्छेद 61, इसमें संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और इसी रीति से संसद के द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से विमुक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें कुछ ये नहीं है कि पहले इस सदन में जाएगा, लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है वो संसद की कोई सदन में तो लगाया जाएगा, लेकिन जो जिस भी सदन में लगाया जाएगा वो फिर दूसरा सदन जो होगा वो उस आरोप का अन्वेषण करेगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपने प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार जो है वो उनको प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ साथ सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी उस पर होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए जो अनुच्छेद 61 के अनुसार अनुच्छेद 61 में ही राष्ट्रपति के महाभियोग का विवरण किया गया है। इसके अनुसार महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद में चलाई जाती है, और तो संसद में जब चलाई जाएगी तो उसमें कौन भाग नहीं लेगा? लोकसभा लेगा ही, राज्यसभा लेगा ही, राज्य की विधान परिषदें लेंगे ही, लेकिन राज्य की विधानसभाएं नहीं लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट कह रहा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा भारत की राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद में चलाई जाती है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वो भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वो 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। देखिए राष्ट्रपति जो हम लोग संविधान का अनुच्छेद 62 का 1 पढ़ते हैं, इसके अनुसार राष्ट्रपति की जो पदावधि है इसकी समाप्ति से रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और अनुच्छेद 62 का 2 अगर आप पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि रिक्ति जो है वो राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण होती है तो उसके रिक्त को भरने हेतु निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा क्या है? 6 माह है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 62 के 2 के तहत। अभी हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 65 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वो 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति जो है वो उनका कार्यभार संभालेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर उपराष्ट्रपति किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो उस न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा जो उस समय उपलब्ध होगा वही राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है तो फिर कौन होगा? जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष जो है, देखिए आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 53 का 1, इसके अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट कह रहा संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 53 के 1 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 1 के तहत। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो निहित है। तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कार्यपालिका शक्तियां जो है वो सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है। अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि राष्ट्रपति में निहित है। क्लियर है। कह रहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर कह रहा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 74 1 के तहत प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। फिर कह रहा है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता जो है वो अवश्य लेनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है?
भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत क्या है, एक गणराज्य है। इसका मतलब ही होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, इसी में 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया था और उसी के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा भंग कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति की यह जो शक्ति है वो अनुच्छेद जो है वो 74(1) के अधीन है। मतलब कि एक ऐसी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है राष्ट्रपति ऐसा काम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर अगर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्षता अगर पूछेगा तब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। नेक्स्ट कह रहा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है वह संसद का एक संघटक भाग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक संघटक भाग है। फिर कह रहा है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। और फिर कह रहा है वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, यह बिल्कुल सही है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। वो अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो पेप्सू विनियोग विधेयक मामला था उस समय 1954 की बात है, जब राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो उस समय उन्होंने अत्यांतिक मतलब एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। यहाँ आपसे कुछ एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग का बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है 1986 में जब राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो क्योंकि देखिए जो एब्सोल्यूट वीटो होता है वो मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है, इसीलिए यह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो कहा जाता है? यह बात कर रहा है ज्ञानी जैल सिंह की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1986 की बात है जब भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। देखिए, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, मतलब वह इस पर ना तो सहमति देता है और ना ही इसे पुनः विचार के लिए लौटाता है, तो इसे ही संवैधानिक शब्दावली में हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति जो है वो रोक सकता है? यह जो है अनुच्छेद 111 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है, इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा और या तो फिर अपनी स्वीकृति जो है वो रोक लेगा, लेकिन जो धन विधेयक जो है उसके केस में नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई विधेयक जो है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा
पारित किया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? देखिए, स्वविवेकी शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यह नहीं है। कह रहा है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना ये है, विधेयक को रोक कर रखना ये भी है, क्षमा प्रदान करना ये नहीं है, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये भी नहीं है, संसद को संदेश भेजना ये है। तो दूसरा, तीसरा और छठा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दूसरा, तीसरा और छठा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जो है वो आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। नेक्स्ट कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो यह दिया अनुच्छेद 123 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक रखे जाना आवश्यक है। अनुच्छेद बात कर रहा है अनुच्छेद 123 के 2 के क के अनुसार। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश है उसको संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष हाँ किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री हाँ किया जाता है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं किया जाता है, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी हाँ, अनुच्छेद 76 के अनुसार। फिर कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हाँ 148 के अनुसार। एक राज्य का राज्यपाल हाँ, अनुच्छेद 155 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं अनुच्छेद आप लोगों को साथ ही साथ बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ये अनुच्छेद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत ही राष्ट्रपति जो है वो आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति का हाँ देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का तो ये नहीं देता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छेद 164 का 1, इसके अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राज्यों के राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति को है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 143, लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रपति जो है वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? देखिए, अध्यादेश का प्रख्यापन यह है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी है, संसद के सदनों को संदेश भेजना। देखिए, संसद के सदनों को संदेश भेजना जो है वो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 72 जो कि क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है, अनुच्छेद 123 जो कि अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, और अनुच्छेद 143 जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यह जो है वो शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख करता है, लेकिन यह नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, यह तो प्राप्त है ही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार नहीं प्राप्त है,
क्योंकि अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा जो समर्थित समावेदन है वो राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति जो है वो उसे हटाने का आदेश नहीं दे, फिर जब राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश दे देता है तब उसको हटाया जाता है। तो ऐसे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है वो एक क्या है। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो एक शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। कह रहा है वास्तविक और लोकप्रिय, नहीं, गलत है। कह रहा है औपचारिक और विधिक, यह बिल्कुल सही है। राजनीतिक और नामात्र, यह गलत है। संवैधानिक और नामात्र, यह जो है वो सही है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार जो है वो औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नामात्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 4 जो है वो यहाँ पे सही है और पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार जो है वो राष्ट्रपति का नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। साधारण बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना, यह तो है। वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना, यह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अनसाधारण बिलों की तरह पुनः विचार हेतु लौटा नहीं सकता है, क्योंकि वित्तीय बिल जो है वो सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विचार हेतु प्रस्तुत जो है वो किया जाता है और इसी के कारण जो है वो राष्ट्रपति जो है वो इसको लौटा नहीं सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको उन दोनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। कह रहा है राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग्य है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो पहला तो जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। तो यहाँ पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कह रहा है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है मतलब जो सुप्रीम कमांड है वो राष्ट्रपति में निहित है। फिर आगे कह रहा है प्रधान सेनापति के हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है वो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, यह गलत है, क्योंकि इसका उपयोग जो प्रयोग विधि है वो विनियमित होने की बात कही गई है। तो यह जो है वो गलत है। तो पहला सही है और आर जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कहाँ से थे यह पूछ रहा है, तो वो बिहार से थे। और कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। देखिए भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बारहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कब से कब थे, 1969 से लेकर 1974 तक थे। वीवी गिरी से एक चीज़ याद रखिएगा, वीवी गिरी के निर्वाचन के समय ही दूसरे चक्र की मतगणना जो है वो करनी पड़ी थी, ये भी चीज़ जो है वो याद रखिएगा। चलिए फिर आगे कह रहा है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यह बात कर रहा है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और इनका कार्यकाल जो था वो 1977 से लेकर 1982 तक था। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है फ़रुखुद्दीन अली अहमद। फ़रुखुद्दीन अली अहमद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका टेन्योर कब से कब तक था, 1974 से लेकर 1977 तक इनका टेन्योर था। तो यह जो है वो इनके साथ 1974 से लेकर 1977 तक मैच करेगा। फिर आगे कह रहा है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी का जो टेन्योर था वो 1977 से लेकर 1982 तक था। तो यह जो है वो 1977 से लेकर 1982 तक मैच करेगा। फिर बात कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका टेन्योर जो था वो 1967 से लेकर 1969 तक था। तो यह जो है वो 1967 से लेकर 1969 तक मैच करेगा। फिर आगे कह रहा है वीवी गिरी। वीवी गिरी अभी हम लोगों ने देखा इनका टेन्योर 1969 से लेकर 1974 तक था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, यह पूछ रहा है। ठीक है, यह देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे और फिर जाकर एक बार राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति से फिर एक बार इन्होंने फिर राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो यह तो थे एस राधाकृष्णन, यह लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। फिर आगे कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर यह 1967 से लेकर 1969 तक राष्ट्रपति थे और इससे पहले 1962 से लेकर 67 तक ये उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमन की बात करते हैं तो यह 1984 से लेकर 1987 तक उपराष्ट्रपति थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, यह सिर्फ और सिर्फ इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। और नीलम संजीव रेड्डी का जो टेन्योर था वो 1977 से लेकर 1982 तक था और यह जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, यह जाना जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और इनका जो टेन्योर था वो 1962 से लेकर 1967 तक और 1962 के पहले ये 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखा है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखे हैं वीवी गिरी, जिनका टेन्योर जो था वो 1969 से लेकर 1974 तक और यह जो है वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को और इनका टेन्योर था 2002 से लेकर 2007 तक। एक्चुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे इन्हीं के निर्देशन में शुरू किया गया था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP और इसी के फलस्वरूप भारत में त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास हुआ है। तो इसीलिए इनको भारत के मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है जस्टिस M हिदायतुल्ला ने, जो 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो असंगत है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। यहाँ जवाहरलाल नेहरू असंगत हो जाएंगे क्योंकि बाद बाकी जो है वो सब भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है राष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान से ऊपर होता है। यह गलत है, क्योंकि संविधान से ऊपर हमारे भारत में कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो देखिए प्रतिभा पाटिल का जो टेन्योर कब से कब था, 2007 से लेकर 2012 तक रही हैं ये। और इन्होंने जो भैरव सिंह शेखावत को हराकर ये राष्ट्रपति बनी थी और यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। तो और ये इनका राष्ट्रपति के क्रम था 12वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वां। नेक्स्ट कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो देखिए संविधान की 5वीं जो अनुसूची है उसमें जो पैराग्राफ 6 है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। और राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। यह जो है वो राष्ट्रपति पर होती है, क्योंकि देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, लेकिन वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन जो है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन जो है वो बिहार का राज्यपाल रह चुका था। यह बात कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो 1957 से लेकर 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। फिर 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और फिर 67 से लेकर 69 तक वो राष्ट्रपति रहे। फिर 69 में उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। यह बात कर रहा है डॉक्टर वी.वी. गिरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी.वी. गिरी। जो राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी, वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे S.M. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख जो है वो उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में वी.वी. गिरी जो है वो स्वतंत्र उम्मीदवार थे और नीलम संजीव रेड्डी जो है वो कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वी.वी. गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी और वी.वी. गिरी ने विजय भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है, यह जो था वो एक ब्रिटिश वास्तुकार था जिसने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। यह भवन जो है वो भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है और इस भवन के निर्माण के पश्चात इसको वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। फिर 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया और फिर 1948 में जब सी राजगोपालाचारी सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। फिर बाद में जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में इसको राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियंस के द्वारा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।